नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त बिहार में पंचायत चुनाव चल रहा है और इसी बीच देख रहे हैं कि किसी पंचायत में चुनाव हो चुका है तो किसी पंचायत में चुनाव की तैयारियां चल रही है और सभी उम्मीदवार अपने अपने तरीके से नामांकन करने में या फिर कह सकते हैं चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ मधुबनी जिला के क्षेत्र संख्या 48 के जिला पार्षद उम्मीदवार दीपक झा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। जी सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, और आपकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और बहुत दिनों से मैं आपका हर एक इंटरव्यू, हर एक कवरेज को मैं देखता रहता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जो क्षेत्र में इस तरह के भी न्यूज़ पोर्टल्स हैं और न्यूज़ चैनल्स हैं जो हर चीज़ों को सच के सामने है लोगों तक लेकर जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कृतज्ञ आभार मैं कहता हूँ। जी सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि हर क्षेत्र में या फिर कह सकते हैं कि पंचायत में चुनाव की तैयारियां चल रही है और इसी बीच हमने देखा है कि आप भी जो हैं जिला पार्षद के लिए इस बार उम्मीदवार के रूप में लोगों के सामने आए हैं। तो सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि इस बार जो है आप किस तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। देखिए सुषमा जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि मैं राजनीति करने के लिए क्षेत्र में नहीं आया था। मैं क्षेत्र में आया था विकास करने के लिए और काम करने के लिए, जिसमें एक अच्छा चिकित्सा व्यवस्था हो जाए, जहाँ पे सरकार की हर योजनाएं हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुँच जाए, जहाँ पे अच्छा शिक्षा की व्यवस्था किया जाए, किसान के लिए जो जितने भी योजनाएँ हैं किसान को मिले, और औद्योगिक पारंपरिक खेती को छोड़ के औद्योगिक खेती कैसे कर सकते हैं जहाँ पे किसान 4 गुना 5 गुना 10 गुना तक अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो उस पर्पस से और मैं आया था क्षेत्र में। लेकिन जब क्षेत्र में मैंने देखा जो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, चीज़ें मूव नहीं कर रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, तब फिर सब लोगों ने मुझे कहा जो मुझे लगता है जो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, और जब आप सिस्टम में आएंगे उसके बाद ही जितनी योजनाएं हैं और जितने भी आप जो चाह रहे हैं तभी कर सकते हैं। तो फिर लोगों के कहने से फिर मैं इस चुनाव प्रक्रिया में आया हूं और मैं अपने विचारधारा से लोगों को जोड़ रहा हूं और लोग सामूहिक प्रयास कर रहे हैं विचारधारा को जिताने के लिए, न कि दीपक झा विशेष को जिताने के लिए। अच्छा सर, हमने देखा है कि जिस क्षेत्र संख्या से आप उम्मीदवार हैं उस क्षेत्र संख्या में आप ही के तरह और भी बहुत से कैंडिडेट या फिर कह सकते हैं उम्मीदवार हैं, लेकिन सर लोगों के मन में ये है या फिर कह सकते हैं कि मैं आपसे पर्सनली पूछना चाह रही हूँ कि लोग आपको ही क्यों चुनेंगे? आप में ऐसा क्या खास बात है कि वो जिला पार्षद के रूप में सिर्फ एक दीपक झा को चुनेंगे? देखिए, जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता हूँ जब एक जो मेरे जितने भी प्रतिद्वंदी हैं जो क्षेत्र में हैं, अगर आप ग्राउंड पर रिपोर्टिंग भी लेते हैं, आप पंचायती राज में जितने भी प्रत्याशी हैं आप पूछ के देखिए जो पंचायती राज एक्ट क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, इसके कार्य करने का तरीका क्या है, तो बहुत सारे लोग इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। और हमारे क्षेत्र में भी यही है, दुर्भाग्य की बात है, जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं जो जिला परिषद का काम क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है। तो एक तो सबसे पहले लोगों को मैंने ये जागरूक किया। दूसरा है जो एक गांव में भी जैसे ग्राम सभा के द्वारा, वार्ड सभा के द्वारा हर एक सरकार की योजना हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, जागरूक किया जाए। जागरूक करने के बाद उनको प्रोत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित करने के बाद फिर उनको वार्ड मेंबर के द्वारा, मुखिया के द्वारा और फिर जिला परिषद उनके मदद से हर वार्ड में, गांव में एक कैंप लगे, जिस कैंप के थ्रू उनका सारा काम हो जाए और उनको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो एक तो इस चीज़ का देख रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा समस्या अभी कर रहे हैं। तीसरी समस्या मैं ये देख रहा हूँ जो एक समिति है, जैसे जिला परिषद क्षेत्र में एक अस्थायी समिति होती है, चाहे न्याय की समिति हो, शिक्षा समिति हो, स्वास्थ्य समिति हो, उद्योग समिति हो, क्रीड़ा समिति हो, स्वास्थ्य समिति हो, इस सब न्याय समिति हो, इस सब समिति में हर पंचायत से आप लोगों को लीजिए, उसके बाद एक समिति का गठन कीजिए और वो समिति जो है अपने अपने क्षेत्र में काम अच्छा करेंगे। एक ऑडिट समिति होती है, ऑडिट समिति का काम ही यही है, जितने भी काम हो रहे हैं वार्ड में और ग्राम पंचायत में हर एक चीज़ों को देखना, जो भाई आज पर जो हमारा जो भी हमारा है आपका BOQ जो बिल ऑफ क्वांटिटी जिसको हम कहते हैं, उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
और उसमें कुछ कमी है तो उसको आगे की उस पहल किया जाए। एक तो ये समस्या। तीसरा समस्या ये है जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछले मैं देख रहा हूँ 25 साल से, तो मैं देख रहा हूँ जो क्षेत्र में ना कोई नर्सिंग कॉलेज आया, ना कोई बीएड कॉलेज आया, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज आया, ना कोई बी फार्मा का आया, ना कोई ITI तक का कॉलेज नहीं आ पाया। अब आप बताइए, जो बच्चे, जो गार्जियन मजबूत नहीं है आर्थिक रूप से, वो अपने बच्चे को शिक्षा देने कहाँ भेजेंगे? सबको बाहर जाना, और सबको बाहर हर कोई नहीं जा सकता है। और जब वो शिक्षा क्षेत्र में नहीं मिल पाएगा तब उनको आरक्षण का लाभ कैसे मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ, आज बिजली विभाग में 10 ITI का वैकेंसी निकला, 5 जनरल, 5 आरक्षित हुआ। अब उस आरक्षित में अगर बच्चा ITI नहीं किया गया है तो वो उसको कैसे भर सकता है, कैसे उसमें अप्लाई कर सकता है, कैसे उसको नौकरी मिल सकती है? तो जब हम समाज की और राष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ पे तभी सुव्यवस्था आएगा जब हर बराबरी पे हर समृद्ध होगा, हर एक व्यक्ति समृद्ध होगा, हर एक परिवार में रोजगार होगा, स्वरोजगार होगा, आर्थिक आय होगा, उसके बाद ही समाज, एक समृद्ध समाज की स्थापना हो सकता है। नहीं तो समाज में अराजकता फैलता जाएगा। जैसा कि सर हम सभी जानते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत ही आगे हैं, तो इसके लिए सर आप ये बताइए कि अगर आप अपने क्षेत्र से जीत हासिल करते हैं तो सर शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहेंगे? सुषमा जी, शायद आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं यही समस्या मैं पहले फिर भी मैं देख रहा हूँ। तो मेरे पास जब मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, मैं डायरेक्टर, एरिया डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, टाटा कंपनी, ITC कंपनी, फंड, विदेशी कंपनी सब में मैंने काम किया। तो बड़े मुझे आते थे लोग, कहते थे अरे मतलब हम अपन भाषा, तू तो डायरेक्टर छी, तोरा बोते नौकरी नहीं है तो लगाल, तो ककरा नौकरी लगाल है तो इस तरह की समस्या आते थे। मुझे भी लगता था यार मैं बाकी डायरेक्टर, एरिया डायरेक्टर हूँ, फिर भी मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैं जॉब तो लगवा देता था, लेकिन वो कैंडिडेट लड़का जो होता था जॉब कर नहीं पाते थे वो बच्चे, क्योंकि उनको समझ से बाहर थे। फिर मैंने 2015 में दरभंगा में अपना मैनेजमेंट कॉलेज खोला और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जो हजारों बच्चे उस कॉलेज से पढ़ के हर महानगर में वो लोग कार्यरत हैं। तो मैं अपने सोच से मैंने मतलब मिथिला के लिए किया था, जहाँ पे मधुबनी, दरभंगा हर तरह के बच्चे पढ़ सकें, सहरसा, सुपौल के बच्चे, सीतामढ़ी के बच्चे आते हैं। जब आप कहते हैं अपने क्षेत्र के लिए, तो अपने क्षेत्र के लिए भी मैं पहले से ही प्लान करके बैठा हुआ हूँ एक नर्सिंग कॉलेज का, जिसमें ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से ये मेरे समाज के लिए मैं सोच रहा हूँ, लेकिन जब मैं एक बार सिस्टम में आ जाऊँगा तब मैं पूरा कोशिश करूँगा जो इसकी पहल करके हर एक कॉलेज, चाहे वो आपका हॉस्टल हो, महिला के लिए कॉलेज हो, बीएड कॉलेज हो, फार्मा कॉलेज हो, जितने तरह के कॉलेजेस हैं जो हायर उच्च शिक्षा के लिए, वो सारा हम एक एक करके अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे। जी सर, एक सवाल ये भी है कि जब हमने आपके क्षेत्र में ड्रोन रिपोर्टिंग के जरिए लोगों से बातचीत करना चाहा तो सभी लोगों का, मतलब आधे से ज़्यादा लोगों का यही कहना है कि इस बार जो है हम लोग नया चेहरा चाहते हैं, ताकि जो हमारे पंचायत में या फिर कह सकते हैं कि हमारे क्षेत्र में जो वाकई में विकास का काम करे। तो सर क्या लग रहा है कि अगर आप अपने क्षेत्र यानी क्षेत्र संख्या 48 से जीत हासिल करते हैं तो विकास के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए, ये जो क्षेत्र में हो रहा है, जब मैं क्षेत्र में गया था, लोगों से जब जुड़ रहा था, अपने विचारधारा रख रहा था, तो उस समय लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया। क्योंकि जब मुझे कहते थे दीपक जी आप तो दिल्ली में रहते हैं, पटना में रहते हैं, दरभंगा में रहते हैं, गांव कम रहते हैं, आप फिर जीत जाएंगे तो आप कैसे गांव का विकास होगा? लोगों के मन में ये लोग मुझसे पूछते थे। तो मैंने उनको एक चीज़ बताया तो समझिए बड़ा ही आश्चर्य, तब उनको समझ में उनको आया। मैं बोला ये बताइए पिछले 20 साल में जो 4 जिला परिषद हुए, उनके जो दूसरे जो प्रत्याशी थे, अगर एक इलेक्शन में 8 का एवरेज लेते हैं तो 32 प्रत्याशी हुए। तो ये सारे प्रत्याशी आपके साथ ही 24 घंटे रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं, अपने क्षेत्र में रहते हैं। अगर 20 साल में उनका एक योगदान अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव, अपने क्षेत्र के लिए आप मुझे गिना दीजिए, तो मैं समझूंगा जो वो ज़्यादा अच्छा है या मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ आपके लिए। और मुझे आश्चर्य इस बात क्यों हुआ कि किसी जगह कोई भी क्षेत्र के नागरिक ने, जनता ने एक मुझे उनकी जो कहते हैं समाज के प्रति और पंचायत के प्रति जो उनकी पहल हो वो नहीं मुझे गिना पाए। उनका एक योगदान नहीं करवा पाए जो जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में जो उन्होंने अपने
पंचायत के लिए किया। लोगों का ये भी कहना है क्षेत्र के जो जिला पार्षद है वो हम लोगों से मिलने तक के लिए यानी कि अपना शकल तक दिखाने के लिए नहीं आते हैं। तो लोगों के मन में सर ये नेगेटिव थिंक रहता है कि मतलब जब चुनाव के टाइम तो वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद हम काम के लिए या फिर विकास की बात करें तो किससे करें सर? उसके लिए आप बताइए कि देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें कहता हूँ, क्योंकि मैं आरोप प्रत्यारोप दोषारोपण की राजनीतिक में मैं नहीं विश्वास करता हूँ। मैं अपनी बातें लोगों को रखता हूँ, और इसमें जिला परिषद है, मुखिया हैं, वार्ड मेंबर हैं, पंचायत समिति हैं, जब पंचायती राज और जब इसकी हम कार्य प्रणाली और व्यवस्था को देखते हैं तो हर लेवल पे हर एक व्यक्ति जिम्मेदार होता है और सबको मिलके ही विकास कर सकते हैं। और उसमें जिला परिषद तो है, हाँ, अपने क्षेत्र के लिए वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो उनको ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा हर एक चीज़ों में। और जहाँ तक है जो इलेक्शन के बाद हम नहीं देखते हैं अपने जनप्रतिनिधि को, उसमें मैं ये कहूँगा जो पंचायत की जो एक व्यवस्था है उसमें एक वार्ड सभा होता है, एक ग्राम सभा होता है, हर 3 महीने पे होना है। अगर हर 3 महीने पे अगर क्षेत्र में ग्राम सभा होता है तो वहाँ पे जिला परिषद होते हैं, मुखिया होते हैं और ब्लॉक के पदाधिकारी होते हैं। सबकी उपस्थित में हर गांव वालों की समस्या को सुनी जाती है और उसके बाद पहल की जाती है। फिर जब अगले दूसरे 3 महीने में जा कर के अगर वो फिर आते हैं, पिछले मीटिंग में जो हुआ था ग्राम सभा में क्या क्या समस्या थी लोगों की, उस समस्या को बताया जाता है और उसके बाद फिर कोई अगर दूसरी समस्या आता है तो फिर उस पर पहल किया जाता है। लेकिन सर आपने ये कहा है, लेकिन लोगों का ऐसा कहना है ना कि मतलब चुनाव के टाइम तो वोट लेने के लिए आते हैं लेकिन काम कुछ नहीं। तो उसके लिए सर हम भी यही उम्मीद आपसे करेंगे कि अगर आप अपने क्षेत्र से जीत हासिल करते हैं तो लोगों की समस्या भी सुनिए। नहीं, मैं अब चुनाव अभी नहीं था। मैं जब गांव में जब आया था, जब कोरोना के टाइम पे मैं काफ़ी लोगों के साथ जुड़ा रहा, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराना, हॉस्पिटल की, एम्बुलेंस की, दवा का। तो उससे पहले भी मैंने देखा जो यहाँ पे बड़े सारे हॉस्पिटल हैं, उसमें मैं अपने श्रद्धेय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की बहुत प्रशंसा करता हूँ, जो उन्होंने अपनी प्रयास से हर हमारे क्षेत्र में हर पंचायत में उन्होंने उप चिकित्सा केंद्र की व्यवस्था करवाई। लेकिन उस उप चिकित्सा केंद्र का जो मैंने हालत देखा, वहाँ पे नर्स नहीं थे, वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं थे। फिर मैंने पहल किया, मैंने फिर CMO मधुबनी को दरखास्त लिखा, उन्होंने उस पर बहुत कुछ नहीं कर पाया। फिर मैंने जाके अपना जो हेल्थ मंत्री जो पांडे जी हैं उनके हेल्थ मिनिस्ट्री को दिया, उन्होंने भी बोला इसमें बहुत कुछ मैं प्रयास करूंगा। फिर मुझे देखा जो एक गाइडलाइन था आयुष्मान भारत का, भारत सरकार के, तो आयुष्मान भारत में डॉक्टर रश्मि जो माननीय मंत्री जी को मैंने जब दरखास्त दिया, वहाँ से अपने पंचायत नहीं पूरे मधुबनी जिला के 91 जो चिकित्सा केंद्र थे वो सारे चिकित्सा केंद्र आयुष्मान भारत में कन्वर्ट हुआ। जी सर। तो मैं ये कहता हूँ इस तरह से काम करने की आपको विभागीय ज्ञान होने चाहिए, शासकीय ज्ञान होना चाहिए, और आप जो है जितने भी नोटिफिकेशन और सरकारी योजनाएं आते हैं उसको आप हमेशा अध्ययन करते जाएगा। सुषमा जी, मैंने एक अपने गांव में ननौर में एक कार्यक्रम किया था जिसमें यहाँ से जो युवा के पलायन हो रहे हैं और बेरोजगारी है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। और उसमें मैंने देखा जो हमारे गांव के और हमारे क्षेत्र से कह रहे हैं 5 किलोमीटर आगे ही सिजोल आता है, नदी पार करने के बाद 5 किलोमीटर, और वहाँ पे बहुत अच्छा संदीप भाई साहब ने यूनिवर्सिटी खोला, संदीप यूनिवर्सिटी के नाम से, जिसमें सरकारी योजनाएं हर एक बच्चे को स्टूडेंट छात्र कार्ड की तरह 4 लाख रुपए मिलता है इंजीनियरिंग करने के लिए, बीएड करने के लिए, MBA करने के लिए। तो उसके लाभ हमारे क्षेत्र के बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं और बहुत सारे वहाँ पे और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मधुबनी से कनेक्ट होने के लिए पूर्व मंत्री और अभी झंझारपुर के विधायक हैं श्री नीतीश मिश्रा जी, तो हमने उनको एक मांग पत्र दिया था जो इस पे एक सब पुल का निर्माण हो और जो रास्ता है जो शहर का जो रास्ता है उसका एक पक्कीकरण और चौड़ीकरण किया जाए। और मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है जो अभी 10 दिन पहले ही इसका पहल हुआ है और रोड को चौड़ीकरण का तो आदेश आ गया है, फंड भी एलोकेट हो चुका है और पुल का भी काम उन्होंने भी उसको कंसीडर कर चुके हैं और हो सकता है तो बहुत जल्द वहाँ पे पुल भी बन जाए।
तो कहने का मतलब ये है, जो काम करने के लिए हम पहले से ही प्रयास कर रहे हैं और ज़मीन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो हम जीतेंगे, हाँ हम जीतेंगे तो सिस्टम मुझे एक जगह मिल जाएगा, हमें एक स्थान मिल जाएगा और उसमें जितनी भी योजनाएं हैं हर एक योजना हर एक व्यक्ति को पहुंचाया जाएगा, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वरोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, हर एक व्यक्ति को हर एक योजना की जानकारी दी जाएगी और उनको प्रोत्साहित करके उनको फिर उसका लाभान्वित भी कराया जाएगा। यही हमारा एक उद्देश्य है जिसके लिए हम कार्यरत हूँ और प्रयासरत हूँ। जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको शिक्षित होना इसलिए ज़रूरी है कि आज तो सब कुछ टेक्नोलॉजी बेस हो चुका है। वो कनेक्ट तभी हो सकता है कि चीज़ें बहुत फास्ट चलती है। आजकल का आप देखिएगा ब्लॉक तक का जो टेंडर है वो भी जियो टैग होने लगा है। वही चीज लोगों का कहना तो है। जनप्रतिनिधि अगर जियो टैग कैसे एसेस करेगा, अगर उतनी उनकी जानकारी नहीं है तो वो फिर अपने क्षेत्र का विकास अब क्या कर पाएंगे। इसीलिए जनप्रतिनिधि को शिक्षित, एक उदाहरण दो, हर एक क्षेत्र में अगर किसी कोई समस्या है, अगर दरखास्त लिखना है, अब मैं देखता हूँ कुछ ऐसे सेक्शन है जिसमें हाई कोर्ट से ही बिल मिलेगा और मैं देखता हूँ सरपंच लोगों को झूठी तसल्ली देता है, अरे मैं दरोगा जी को बोल दिया हूँ, वो यहाँ से उसको बंद 10 दिन में छुड़वा दूंगा, 15 दिन में छुड़वा दूंगा। तो कहने का मतलब ये है जो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। हर एक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि हर एक को शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, राष्ट्र के हित में है। लेकिन हाँ, जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो एक जनमानस का, जनसमूह का आप नेतृत्व करते हैं, उस स्थिति में आपको शिक्षित होना, अनुभवी होना, प्रशासनिक विभागीय ज्ञान होना और चीज़ों को कैसे पहल किया जाता है, और साथ में अगर जो पद है जैसे जिला परिषद और इस तरह के पदों को लेकर आप आते हैं तो आपकी प्रशासनिक में, आपके मुख्यालय तक में किस तरह से काम हो वो होना जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसमें मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, ये छोटी मानसिकता है, होता है, आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जो एक क्षेत्र में काम करते हैं, एक क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाता है, यहाँ से मुझे वोट मिला है तो इनका काम करूँ, जहाँ मुझे वोट मिला है वहाँ पे काम नहीं करूँ। ये बिल्कुल ही गलत है और बिल्कुल ही मतलब ये प्रशंसनीय नहीं कहूँगा, निंदनीय है ये। अगर आप जनप्रतिनिधि एक बार हो जाते हैं, चुनाव खत्म हो जाता है, उसके बाद सब कुछ खत्म हो गया आपका और आप सिर्फ पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। हर एक, जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपको वोट नहीं दिया, हर एक व्यक्ति आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। उसमें जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा काम होगा, जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ पे कम काम होगा, लेकिन आपको हर एक व्यक्ति की हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में आपको काम करना चाहिए। अच्छा सर, हमने ये भी देखा है कि जो बिहार राज्य है उसमें पंचायती चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार होते हैं उसमें जात पात को देखकर वोट देने जाते हैं, तो सर उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मैं अपने क्षेत्र का मैंने अनुभव लिया है और मैं जिस तरह से लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, तो जैसे एक कोरोना जो वैश्विक महामारी जिस तरह से आया था, उस समय मैं मेडिसिन, ऑक्सीजन, एम्बुलेंस, लोगों को मालूम था जो दीपक झा क्षेत्र में हैं, और मुझे एक दो बार बहुत मतलब दूसरे प्रखंड से भी मेरे पास फ़ोन आए थे जिसको मदद कीजिए। उसमें मैंने ये देखा और लोगों ने भी देखा, जो दीपक झा जो है वो हर वर्ग, हर धर्म, हर वर्ण सबके साथ खड़ा है और सबका मदद कर रहा है। और आज मुझे इस चुनाव में उसका मैं देख रहा हूँ, आज भी वो हर व्यक्ति मुझे अपना ही उतना ही स्नेह देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं और अपने मेरे साथ सहयोग देते हैं जो वो किसी और अपने जाति स्वजातीय को देते हुए न, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो है हर एक व्यक्ति से, हर एक समूह से, हर एक धर्म से, वर्ग से, वर्ण से, सबसे मुझे मदद मिल रहा है और सब चाह रहे हैं जो मैं इनका जनप्रतिनिधि बनूं। इतना मुझे लगता है लोग भरोसा कर रहे। तो मुझे नहीं दिख रहा है जो जात पात और धर्म में कोई बहुत बड़ा मामला हमारे जो मतलब क्षेत्र में है, ऐसा मुझे बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। बिल्कुल असहमत हूँ अपने क्षेत्र के लिए, बाकी जगह का मैं नहीं कह सकता। जो मुझे अनुभव है वो मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा दीपक जी, आज जैसे आप हमारे स्टूडियो में आए हैं तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, आपके चैनल से मैं सभी दर्शकों को, अपने क्षेत्रवासियों को यही कहना चाहूँगा, जो आप अपना जनप्रतिनिधि अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने हिसाब से चुने, जो आपका नेतृत्व करता हो सके, जो आपका लीडर हो, आपका नेता बन सके। वो व्यक्ति शिक्षित होना जरूरी है।
क्योंकि जो शिक्षित होगा वही आपके बच्चों को एक अच्छा दिशा देगा। जो व्यक्ति एक मर्यादित जीवन जी रहा है वही आपके बच्चों को, आपके समुदाय के लोगों को मर्यादा की रक्षा कर सकता है। ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति स्वरोजगार और खुद रोजगार हो, जो आपके समाज को एक नई दिशा दे सकता है, वो व्यक्ति जो खुद एक दिशाहीन न होकर एक दिशा में प्रगतिशील हो, ऐसे व्यक्ति को आप अपना नेता चुनिए, आप अपना जनप्रतिनिधि चुनिए, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार आता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो भावनात्मक रूप से मतदान मत कीजिए, ये मेरा जात का है, ये मेरा धर्म का है, ये मेरा गांव का है, ये मेरा रिश्तेदार है, क्योंकि आप उनको नहीं, आप जनप्रतिनिधि जो चुनने जा रहे हैं वो पूरे क्षेत्र का है। जैसे एक आप सड़क पे चलते हैं तो किसी का जात नहीं पूछता, किसी का धर्म नहीं पूछता, किसी का रिश्तेदार नहीं, वो सबके लिए है। वैसे ही आपका जनप्रतिनिधि सबके लिए है। इस भावनात्मक रूप से आप मतदान मत कीजिए, आप मतदान कीजिए जो आपका जनप्रतिनिधि योग्य है, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ ही जो मैं एक समस्या देख रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं जो नेताजी वोट के बाद गए वो फिर वापस नहीं आए, इससे मैं आपको यही आग्रह करना चाहता हूं, आप अपना मत को दान दें। जब मत को आप दान देंगे तभी आपका जनप्रतिनिधि आपके पास आएगा और आप अपना अधिकार से उसको पूछेंगे। अगर आप मतदान को अगर आप व्यापार बनाते हैं, किसी लालच में, किसी प्रलोभन में आते हैं, तो इससे आप दूर रहिए। और हर व्यक्ति से मैं आग्रह करूँ, हर व्यक्ति अपना मतदान दीजिए और अपना मतदान और दूसरों को प्रोत्साहित कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप हमारे स्टूडियो आए हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आपके जो क्षेत्र के दर्शक हैं उन तक आपने बात रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बुलाने का, और इसी तरह से हमें फिर आगे मौका दीजिए जो मैं अपनी बात अपने क्षेत्र के लोगों को और दर्शकों को कह सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पूरे टीम का। टूरिज्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने माने व्यक्तित्व दीपक झा ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने के उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में अपना कदम कुछ वर्ष पूर्व रखा। अपने क्षेत्र के विकास को लेकर प्रतिबद्ध इन्होंने प्रबुद्ध लोगों और युवाओं को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। उनकी नजर में क्षेत्र में विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यकता एजुकेशन इंडस्ट्री को मजबूत बनाने की थी। इसी को ध्यान में रखते हुए दीपक झा ने चाणक्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का आधार रखा। आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल रहे, ऐसा सपना और ऐसी इच्छा हर माता पिता की होती है और केवल शिक्षा ही इसका आधार हो सकता है। इसी निश्चय के साथ वो अनवरत काम करते चले गए। चाणक्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन दीपक झा द्वारा की गई अथक मेहनत का ही ये परिणाम है कि आज लोगों के बीच इस संस्थान ने एक विश्वास और अपनी पहचान बनाई है। 5 वर्षों से लगातार इन्हीं सपनों को पूरा करता आ रहा है। बिहार के दरभंगा में स्थित चाणक्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, हाईली क्वालिफाइड प्राध्यापकों से युक्त चाणक्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने हमेशा से ही अपनी उच्च गुणवत्ता को बनाए रखा है। चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा मेडिकल साइंस और चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन संस्थाओं में डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के विभिन्न कोर्सेज उपलब्ध हैं। कंप्यूटर साइंस में जहां आप BCA, DCA, ADCA कर सकते हैं, वहीं पैरा मेडिकल कोर्सेज, टूरिज्म, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंग्लिश इत्यादि से संबंधित कोर्सेज भी यहां उपलब्ध हैं। ये बात भी इस शैक्षणिक संस्थान को खास बनाती है कि ये उत्तरी बिहार का सबसे पहला होटल मैनेजमेंट कॉलेज है। होटल मैनेजमेंट से संबंधित डिप्लोमा और डिग्री कोर्स भी यहां उपलब्ध हैं। वर्ष 2016 से अभी तक हर बैच को 100% प्लेसमेंट मिला है। शैक्षणिक वर्ष 2021 से 2022 में होटल मैनेजमेंट के साथ साथ पैरामेडिकल और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की व्यावसायिक शिक्षा में दाखिला की प्रक्रिया भी जारी है। चेयरमैन दीपक झा का कहना है कि उन्होंने बच्चों के लिए जो सपना देखा था वो आज साकार होकर अपने लक्ष्य की तरफ जाता नजर आ रहा है। चाणक्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एक नई ऊंचाई की ओर।